हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित। फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर प्रेस कर जो ऑल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई क्लास अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज है संडे और मैंने जैसा कि आपको बताया था, संडे का जो दिन होगा ना, उस दिन हमने पूरे वीक में जो भी पढ़ा था हम उसको रिवाइज करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज के सेशन में मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि हमने पूरे वीक के अंदर जो हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ी थी उनसे रिलेटेड है। और देखिए, मेरा जो कराने का तरीका है ना वो यही है। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आप देख सकते हैं मैं थ्योरी को भी रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपका टेस्ट लेना नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठे ना तो कम से कम 5 से 7 बार आपकी जो थ्योरी है वो रिवाइज हो चुकी हो। जैसे कि हमने सी टेट के समय ईवीएस को किया था। जब मैंने ईवीएस की जो थ्योरी करवाई थी, जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे, मैं हर बार उसकी जो थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है, वो साथ में आपको बताता था। तो जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आया आपकी कम से कम 10 बार ईवीएस रिवाइज हो गई थी और आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ था। तो इसलिए हम जिस भी सब्जेक्ट को करेंगे ना वो इसी तरीके से करेंगे। जब भी हम एमसीक्यू करेंगे तो आपका टेस्ट लेने की बजाय मैं कोशिश करूंगा टेस्ट के साथ साथ आपकी जो थ्योरी है वो अच्छे से रिवाइज हो सके। और आप यकीन मानिए, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? मैंने आपको बताया था। ऑप्शंस को देखिए आप, ईरान व ओमान से, अफगानिस्तान व ईरान से, राजस्थान व ओमान से, या फिर आपका कर्नाटक व ईरान के साथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर नंबर बी, यानी कि अफगानिस्तान व ईरान से क्या मंगाते थे? टीन का आयात करते थे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था तांबे का आयात अगर आपसे पूछा जाता है तो आप राजस्थान प्लस में ओमान, इन दोनों जगह से किया जाता था आपका तांबे का आयात। अगर टीन का आयात पूछा जाता है ईरान व अफगानिस्तान से, सोने का आयात आपका कर्नाटक से, और बहुमूल्य अगर पत्थर पूछे जाते हैं आपसे तो गुजरात, ईरान व अफगानिस्तान, इन तीनों जगह से आयात किया जाता था। और हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल व सरसों को उगाते थे। और हड़प्पा के लोग जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। लेकिन जो हल के निशान अगर आपसे पूछे जाते हैं ना तो आप बताएंगे कालीबंगा से। लेकिन जो हड़प्पा है ना, यहाँ पर क्या मिले थे? जो हल्के खिलौने होते हैं ना, छोटे खिलौने मिले थे। तो इसलिए आइडिया लगाया गया कि यहाँ पर जो जुताई है वो किससे की जाती थी? हल से की जाती थी। लेकिन अगर आपसे हल के निशान पूछे जाए ना, हल के निशान अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो आप बताएंगे कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है आपका? राजस्थान के अंदर। तो ये डिफरेंस है लेकिन है इनके बीच में, इनको आप याद रखना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हल्के आकार के खिलौने मिले थे इसलिए बोला जाता है, ठीक है? हड़प्पा के लोग भैंस, गाय, भेड़ और बकरियों को पालते थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिरांद पुरास्थल आधुनिक किस राज्य से संबंधित है? यानी कि आपका जो चिरांद पुरास्थल है ना वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कश्मीर के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि बिहार के अंदर, ठीक है? एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए, मैंने आपको बताया आपको याद रखना है मेहरगढ़ कहाँ पे है? आपका आधुनिक पाकिस्तान के अंदर। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर किन किन चीजों के अवशेष मिले हैं, ठीक है? इसी तरह कोल्डी हवा पूछा जाता है तो ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। महागढ़ा पूछा जाता है, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आपसे गुफ्र काल पूछा जाता है तो आप आधुनिक कश्मीर के अंदर जाएंगे। बुरजोम भी कहाँ पे है? आपका कश्मीर के अंदर। और चिरांद है आपका बिहार के अंदर। आपको याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हल्लूर आपसे पूछा जाता है तो आधुनिक आंध्र प्रदेश। और पयमपल्ली ये भी कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? आगे चलते हैं। राखीगढ़ी पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर है, गुजरात में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र के अंदर। तो आपको पता है अच्छे से राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? आपका हरियाणा के अंदर, ठीक है? और देखिए, जब आप इन क्वेश्चंस को करें ना तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? आपको 100% ये चीज बतानी है, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने मैप है। तो आप मैप में एक चीज तो ये याद रखना, जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? जैसे झेलम हो गई, चेनाब, रावी, व्यास,
सतलुज ये किसकी हैं? आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। और मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर क्या, पुरास्थल। तो देखिए राखीगढ़ी कहाँ है? आपका हरियाणा के अंदर, आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगर कालीबंगा पूछा जाता है तो राजस्थान के अंदर। अगर आपसे चनोदड़ो पूछा जाता है तो ये पड़ता है आपका पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। धोलावीरा, सुरकोटदा और लोथल ये कहाँ पे हैं? आपके गुजरात के अंदर, याद रखना भाई। धोलावीरा से क्या मिलता है? आपका साफ पानी। अगर सुरकोटदा पूछा जाता है तो यहाँ पे आपके घोड़े के निशान, जो घोड़े के खुर हैं उनके निशान मिले हैं आपको सुरकोटदा से। लोथल क्या है? एक बड़ा पुराने टाइम का क्या है, एक बंदरगाह है, यानी कि एक पुराना बंदरगाह यहाँ पे है। अगर आपसे मोहनजोदड़ो पूछा जाता है तो पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा पूछा जाता है तो ये भी कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान में। और श्रोतकाह कोहो ये भी कहाँ पे पड़ता है? आपका पाकिस्तान के अंदर। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, आपके माइंड में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों और घरों के निशान कहां से प्राप्त हुए हैं? आपको पता होना चाहिए। बुर्ज कश्मीर से, अल्लूर आंध्र प्रदेश से, चिरांद बिहार से, या फिर मेहरगढ़ पाकिस्तान से। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर ए, यानी कि बुर्ज कश्मीर से, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं बुर्ज वर्तमान कश्मीर से, ठीक है। ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। और इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट लाइन, झोपड़ियों के अंदर व बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह मिली है, जहां ये क्या करते थे? लोग अपना खाना पकाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको याद रखना है, मेहरगढ़ कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान के अंदर। कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में। महागढ़ा ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर। गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर में। बुर्ज कहाँ पे है? आपका आधुनिक कश्मीर। चिरांद भी कहाँ पे है? आपका बिहार के अंदर। अल्लूर आंध्र प्रदेश और पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश। जितनी बार भी क्वेश्चन आएंगे ना, उतनी ही बार मैं रिवाइज कराऊंगा। आपका माइंड खुद मजबूर हो जाएगा चीजों को याद रखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास निम्नलिखित में से किस विषय का हिस्सा माना जाता है? तो देखिए, भौतिक विज्ञान का विषय है, राजनीतिक विज्ञान का, समाज विज्ञान का, या फिर गणित का? इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। समाज विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का विषय है आपका इतिहास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये किस किस बारे में है देखिए। तो इतिहास समाज विज्ञान का एक हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान में हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद मिलती है। और जो समाज विज्ञान है ये इसके अलावा किन किन चीजों के बारे में बताता है? देखिए आप, इतिहास के बारे में यानी अतीत के बारे में हम देख चुके हैं, भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में, सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में। ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में जो समाज विज्ञान है वो बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आखेटक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो देखिए मैंने आपको बताया था, जो आखेट वर्ड है ना, आखेट वर्ड यूज किया जाता है शिकार के लिए। लेकिन अगर आपसे आखेटक पूछा जाए, मैंने एज इट इज बताया था, अगर आपसे आखेटक पूछा जाए तो ये यूज किया जाता है आपका शिकारी के लिए, यानी कि शिकार और शिकारी। देख सकते हैं आप, आखेट आपका शिकार है और आखेटक आपका शिकारी है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी, यानी कि शिकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग किस नदी के तट पर रहते थे या किस नदी के तट पर बसे हुए थे? गंगा नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, या फिर नर्मदा नदी? करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर डी, नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए थे। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ क्या थे? कुशल संग्राहक। संग्राहक का मतलब होता है जो चीजों को इकट्ठा करते हैं, जंगलों से या कहीं से भी, ठीक है। इसमें वो कुशल होते हैं जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या थे? परिचित थे, इसलिए चीजों को इकट्ठा कर पाते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों व जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। मैंने बताया ना, इकट्ठा कर देते चीजों को, ठीक है। ये लोग जानवरों का आखेट, आखेट यानी शिकार आ गया ना आपका, क्या करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगरों का विकास कब हुआ था? आपको याद होना चाहिए। 2500 वर्ष पूर्व, 4600 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, या फिर 4700 वर्ष पूर्व? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर डी, यानी कि 4700 वर्ष पूरा हुआ था आपका सिंधु सभ्यता के नगरों का विकास, प्रथम नगरों का विकास, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए मैंने आपको बताया था, सहायक नदियां वे नदियां जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं, वो सहायक नदियां कहलाती है। मैंने आपको बताया ना, जो सिंधु है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, आपको याद होनी चाहिए। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगरों का विकास कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गंगा घाटी के नगर या फिर मगध जैसे बड़े राज्य का प्रारंभ कब हुआ था,
तो आप 2500 वर्ष बताएंगे, ठीक है। यानी कि मगध भी अगर आपसे पूछा जाता है तो 2500 वर्ष पूर्व। अगर गंगा घाटी के नगर का विकास पूछा जाता है तब भी आप क्या बताएंगे, 2500 वर्ष पूर्व। और मगध का वर्तमान नाम क्या है, बिहार। और यहाँ के शासक जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है माइंड में। अगर दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से शामिल थे, आधुनिक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। यानी कि जो भारत है, भारत के जो पड़ोसी देश है ना, वो दक्षिण एशिया के अंदर शामिल है, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से भी छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले किस ओर से आने वाले ईरानी व यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला, हिंदोस या फिर इंदोस कहा। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको रफली एक बता देता हूं, ये क्या है, आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। रफली मैं आपको बता रहा हूं। तो इस साइड क्या पड़ता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इस साइड क्या है, ये आपका, ये है आपका उत्तर पश्चिम। इस साइड क्या होती है, दिशा उत्तर होती है। इस साइड क्या होती है, पूर्व। इधर पश्चिम होती है, इधर क्या है आपकी दक्षिण दिशा है। तो ये वाला जो एरिया है ना, हर चीज हमारी यहीं से ही रिलेटेड है कि इसी साइड हमारी कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। और जब स्टार्टिंग में रहते थे ना, तो वो लोग इन्हीं नदियों के आसपास रहते थे। जो भी चीजें हुई हैं सभी इधर से ही रिलेटेड है। तो ये आपका कौन सी दिशा हो गई, आपकी उत्तर पश्चिम। तो ये ईरानी और जो यूनानी आए थे, इन्होंने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस या इंदोस का। तो किस तरफ से आए थे ये, आपके उत्तर पश्चिम की तरफ से। आपको याद रखना है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे देश के लिए प्राय दो नामों का प्रयोग होता है, इंडिया व भारत। इंडिया शब्द कहां से निकला है, आपके इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या बोला जाता है, सिंधु कहा जाता है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी व यूनानियों ने सिंधु को इंदोस या फिर इंदोस का, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। इस नदी के पूर्व में, यानी कि आपकी कौन सी नदी, सिंधु नदी कहाँ बहती है, इस साइड। तो इस साइड का मतलब पूर्व ये हो गया। तो पूर्व में क्या है, आपका इंडिया पड़ता है, ठीक है। सीधा और सिंपल सा है। तो आगे देखते हैं। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था, जिसका उल्लेख 3500 साल पुराने ऋग्वेद में भी मिलता है। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, मतलब यानी कि देश के नाम के लिए होने लगा, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीसीई की फुल फॉर्म क्या है, देखिए जो टाइम से रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए। बिफोर क्राइस्ट एरा, या फिर बिफोर कॉमन एरा, बियॉन्ड कॉमन एरा, या फिर बियॉन्ड क्राइस्ट एरा। तो आपको पता है, इजी है, बिफोर कॉमन एरा। तो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए, बीसी की फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी अगर आपसे पूछा जाता है तो एनो डोमिनी यानी कि सिर्फ और सिर्फ ईस्वी के अंदर, ठीक है। सीई क्या होता है, कॉमन एरा। बीसीई बिफोर कॉमन एरा। और बीपी अगर आपसे पूछा जाता है तो बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले, यानी कि पास्ट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अज्ञात लिपि में ए अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना है भाई। शेर के लिए यूज किया है, पक्षी के लिए, बंदर के लिए, या फिर भेड़िया के लिए। तो अज्ञात लिपि के बारे में मैंने आपको बताया था, और वहां पे जो ए अक्षर है ना, वो यूज किया गया है पक्षी के लिए। शेर के लिए यूज किया गया है आपका एल अक्षर। यानी आप याद भी रख सकते हैं, एल से लॉइन और एल से क्या होगा आपका अज्ञात लिपि हो गई, ठीक है। तो याद रखना आप। देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं शेर के लिए किस वर्ड का यूज है, आपका एल का। यहां पे भी क्या है, एल ही है शेर के लिए। इसमें देखिए पक्षी है, दो जगह है, और दोनों जगह क्या यूज किया है, आपका ए यूज किया है। तो आपको याद रखना है, पक्षी के लिए ए और शेर के लिए एल वर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञात लिपि को जानने की प्रसिद्ध कहानी का संबंध किस देश से है, अफगानिस्तान के कंधार से, अफ्रीकी देश मिस्र से, ईरान से, या फिर यूनान से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, यानी कि अफ्रीकी देश मिस्र के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। अज्ञात लिपि को जानने की जो प्रसिद्ध कहानी है ना, वो अफ्रीकी देश मिस्र से संबंधित है, जो 5000 साल पहले यहां रहने वाले राजा और रानियों से संबंधित है। इसी कहानी के अनुसार मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नगर का नाम क्या है, रोसेट्टा नामक कस्बे से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है, जिस पर 3 भाषाओं तथा लिपियों में लेख लिखा है। कौन कौन सी भाषाएं, एक तो यूनानी है और 2 मिस्र की ही लिपि है। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 3 हो गई। एक तो आपकी यूनानी हो गई और 2 आपकी क्या हो गई, मिस्र की लिपि हो गई। तो टोटल 3 लिपियों के अंदर लेख लिखा गया है। यहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, और जिसे क्या बोला जाता है, कारतूस। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका,
बसने की प्रक्रिया आरंभ कब से मानी जाती है, यानी कि कब से बसने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हुई थी? तो लगभग 12,000 साल पहले, लगभग 3,000 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, या फिर लगभग 4700 साल पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा? आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि लगभग 12,000 साल पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आप। ठीक है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया बोला गया था। यानी कि बसने की प्रक्रिया में कौन कौन से काम शामिल थे? पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करना। ठीक है, अपनाए गए पौधे व जानवर अक्सर जंगली पौधों व जानवरों से भिन्न होते थे। जैसे कि ऐसे पौधे और जानवरों को चुनते जिनके बीमार होने की जो संभावना है ना वो कम हो, जिनके मजबूत डंठल हो, ताकि वो क्या करें, पेड़ का जो भार है उसको सहन कर सकें। ऐसे जानवरों को चुनते जो हिंसक ना हो, नहीं होने चाहिए, हिंसक नहीं होने चाहिए। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी बताई गई है। ठीक है, विशेषता बताई गई है इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका काला चना के अवशेष निम्नलिखित में से किस जगह से प्राप्त हुए हैं? देखिए, मैंने आपको जब कराया था तब भी बताया था कि ये पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा सबसे अलग है। तो काला चना के जो अवशेष हैं वो किस जगह से प्राप्त हुए हैं? महागढ़ा उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश, या फिर बुर्ज होम कश्मीर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए आप, यहाँ पे है आपका पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या मिला था? आपका काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर। तो आप देखिए ये जो बाकी चीजें हैं ना ये आपको और जगह भी मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर मिल गई भेड़, यहाँ पर मवेशी भी मिल गया, दोनों मिल गए ना, ज्वार बाजरा भी मिल गया। लेकिन काला चना है ना वो सबसे अलग है। तो एग्जाम के अंदर जो सबसे अलग होता है ना, जो सबसे डिफरेंस होता है ना, डिफरेंट, वही पूछा जाता है। इस चीज को आप याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेडाइड पत्थर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बताइए आप। दाऊजली हेडिंग असम से, चिरांद बिहार से, मेहरगढ़ पाकिस्तान से, या फिर अल्लूर आंध्र प्रदेश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर ए, दाऊजली हेडिंग असम से प्राप्त हुए हैं आपके जेडाइड पत्थर के अवशेष। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप एक्सप्लेनेशन को। यह पूरा स्थल चीन व म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा? दाऊजली हेडिंग। और कहां पे पड़ता है ये? असम के अंदर पड़ता है भाई, याद रखना आप। ठीक है, खरल व मुसल के पत्थर कहां से मिले हैं? दाऊजली हेडिंग से। आपको खरल और मुसल याद रखना है भाई। ये पत्थर कहां पे मिले हैं? दाऊजली हेडिंग से। अगर आपसे जेडाइड पत्थर पूछा जाता है तो ये भी आपका दाऊजली हेडिंग से मिला है। और अति प्राचीन लकड़ी काष्ठम जो सख्त होकर पत्थर बन गई है से बने औजार व बर्तन भी आपको कहां पर मिले हैं? दाऊजली हेडिंग से। यानी कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सबसे अति प्राचीन लकड़ी के जो अवशेष हैं जो क्या बन गई है? सूख करके, सख्त होकर के पत्थर बन गई, इसके अवशेष कहां मिले आपको? दाऊजली हेडिंग। या सिर्फ इतना भी याद रख सकते हैं, अति प्राचीन लकड़ी के अवशेष कहां से मिले हैं? दाऊजली हेडिंग असम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? तो देखिए आप, 1921 में दयाराम साहनी ने, 1922 में एमएस वत्स ने, 1921 में आरडी बनर्जी ने, या फिर 1922 में दयाराम साहनी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने करी थी। और जो आपके दयाराम साहनी के साथ और कौन शामिल था? वत्स। ठीक है, एमएस वत्स। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो की खोज की थी आरडी बनर्जी ने। और कब की थी? 1922 के अंदर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी व एमएस वत्स ने, मोहनजोदारो की खोज 1922 में आरडी बनर्जी ने। और यहां से यानी कि मोहनजोदारो से कौन कौन सी चीजें मिली हैं? आपका महान स्नानागार, धान्यगार, डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी मिली है, दाढ़ी वाला जो आदमी है उसकी प्रतिमा मिली है यहाँ से, वसुदेव महादेव की मूर्ति मिली है, पुजारी की प्रतिमा, बैल की मोहर कहां से मिली है? आपकी हड़प्पा से। और ये सारी चीजें आपकी मोहनजोदारो से। ठीक है, और हल्के निशान मैंने आपको बताया कालीबंगा राजस्थान से। लेकिन वैसे अगर आपसे हल्के खिलौने पूछ ले तो भी मैंने आपको बताया था कि वो कहां से मिले हैं। ठीक है, तो हल्के निशान अगर पूछे जाते हैं तो कालीबंगा राजस्थान में जाना है आपको। और एक और बता देता हूं मैं आपको, कालीबंगा से ही काली चूड़ियां, अगर आपसे काली चूड़ियां पूछी जाती हैं तो भी कहां पर है? आपकी कालीबंगा में। काश से काली चूड़ियां और काश से क्या हो जाएगा आपका? कालीबंगा। आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महान स्नानागार का संबंध कहां से है? मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कहां से है, आपके मोहनजोदारो से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महान स्नानागार यानी कि जो ग्रेट बाथ, ग्रेटेस्ट बाथ,
कहाँ से मिला है आपका? मोहनजोदारो से मिला है। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट व प्लास्टर का प्रयोग किया गया है, याद रखना है ये चीजें आपको। और प्लास्टर के ऊपर पानी को रोकने के लिए किसकी परत? चारकोल की परत। ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जो डीपली पूछ ली जाती हैं। तो मैं इन चीजों को आपको जब ये प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तब मैं थ्योरी करवाऊंगा ना, मैं कम से कम 5 से 10 बार खुद ही आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो आप मजबूर हो जाएगा, आपका जो माइंड है वो चीज़ों को याद रखने के लिए। आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ और सिर्फ आराम से रेगुलर वीडियो देखिए, ठीक है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी व इसमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था, यानी कि पानी, और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ठीक है, याद रखना है भैया आपको। आगे चलते हैं। काली चूड़ियां व अग्निकुंड के अवशेष कहां से मिले हैं? देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि काली चूड़ियां व अग्निकुंड के अवशेष कहां से मिले हैं? कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदारो या फिर राखीगढ़ी से। और आप साथ में इनको याद रखा करो, जैसे राखीगढ़ी है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कहां पर है ये? हिसार, हरियाणा के अंदर। ये चीजें आपके माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए। हड़प्पा कहां पे है? आपके पाकिस्तान में। जब आप खुद से ऐसे याद करना स्टार्ट करोगे ना तब याद होगा। जैसे मोहनजोदारो कहां पे है? आपका पाकिस्तान के अंदर। कालीबंगा कहां है? आपका राजस्थान के अंदर। तो अग्निकुंड व काली चूड़ियां कहां से मिली हैं? आपकी कालीबंगा से। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अग्निकुंड आपका कालीबंगा से और लोथल से। और मैंने आपको यह भी बोला था अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप कालीबंगा के साथ जाएंगे, ठीक है, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। पर नॉर्मल सी बात है, अग्निकुंड है तो क्या किए जाएंगे? यज्ञ के लिए बनाए जाते हैं ना अग्निकुंड। तो आगे देखिए, बड़े बड़े भंडार गृह कहां से मिले हैं? आपकी हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल से। इन तीनों जगह से क्या मिले हैं? आपके बड़े बड़े भंडार गृह, यानी कि जहां पर चीजों को इकट्ठा किया जाता है, भंडार क्या है, भंडारण किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कपास की खेती के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? देखिए आप, मेहरगढ़ पाकिस्तान से, राखीगढ़ी हिसार से, बुरजहोम कश्मीर से या फिर चन्हुदड़ो पाकिस्तान से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं आपको कपास की खेती के अवशेष। अब एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के लोग आयताकार पत्थर की मोहरें बनाते थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है जो हड़प्पा सभ्यता है वहां की जो मोहर है उनकी शेप कैसी होती थी? चौकोर होती थी, शंकु के आकार की होती थी, ट्रायंगल के आकार की होती थी या फिर आयताकार होती थी, यानी कि रेक्टेंगल होती थी? तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कैसे होती थी? आपकी आयताकार पत्थर की मोहरें थी और जिन पर जानवरों के चित्र थे। और मैंने आपको ये भी दिखाया था किस तरह के जानवर, एक सींग वाला जानवर था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जो राजस्थान है, राजस्थान के कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है ना उनमें काफी बार पूछा जा चुका है। काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन, और वहां पे टीचिंग लाइन के अंदर भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आपको जो पीटीआई का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो कहाँ के लोग हैं? आपकी हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है। कपास की खेती के अवशेष आपको मेहरगढ़ मैंने अभी जस्ट बताया, और मेहरगढ़ कहां पर पड़ता है? आपका पाकिस्तान के अंदर, है ना। कपड़े के टुकड़ों के अवशेष जो चांदी के फूलदान के ढक्कन व तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे, तो ये बताएंगे आप मोहनजोदारो के अंदर। याद रखना भाई। और मोहनजोदारो कहां पर है आपका? पाकिस्तान के अंदर। तो बार बार खुद से चीजों को आप रिवाइज करना सीखें, ताकि मैं आपको खुद बता रहा हूं 10 से 15 बार मैं आपकी थ्योरी रिवाइज करवा ही दूंगा, जैसे हमने ईवीएस की थ्योरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड व मध्य प्रदेश में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब मैंने थ्योरी करवाई तब भी मैंने आपको बताया था। तो एस्ट्रो एशियाटिक, भारोपीय, यूरोपीय या फिर द्रविड़। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, यानी कि एस्ट्रो एशियाटिक जो लैंग्वेज है या भाषा परिवार है वो बोला जाता है झारखंड और मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए आप, संस्कृत भाषा किसका हिस्सा है? आपके भारोपीय परिवार का। और भारोपीय में क्या क्या आते हैं? आपका भारत प्लस यूरोप, ठीक है। तो भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, व एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, तथा यूरोप की भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सब किसके अंदर आती हैं? आपकी भारोपीय परिवार में आती हैं। आपको याद रखना है। और पूर्वोत्तर प्रदेशों में पूछा जाए तो तिब्बत बर्मा जो परिवार है ना उसकी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आपको पता हो अच्छे से तो ये आपका इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे ये क्या है? इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर का जो एरिया है पूर्वोत्तर एरिया इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको पता हो तो ऊपर की साइड आपका क्या पड़ता है? तिब्बत, यानी कि जो चीन के अंदर आता है, चीन का जो एरिया हो गया। अगर हम मैप को देखते हैं और इस साइड क्या आता है आपका? इंडिया को क्रॉस करने के बाद म्यांमार। तो सीधा और सिंपल सा है, किससे रिलेटेड हो गया? आपका तिब्बत
और बर्मा, बर्मा किसको बोलते हैं? हम म्यांमार को बोलते हैं ना। तो ये एरिया किस में आ गया? इस भाषा परिवार के अंदर आ जाएगा। सीधा और सिंपल से आपको मैप याद होना चाहिए। द्रविड़ परिवार की भाषाएं, द्रविड़ यानी दक्षिण के अंदर। अब दक्षिण के अंदर आपको अच्छे से पता है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया। ये कहाँ है? ये आपके जो तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उनकी तो भाषाएं है ना। तो किससे रिलेटेड होंगी? आपके द्रविड़ परिवार से, यानी कि दक्षिण के परिवार से। झारखंड व मध्य प्रदेश, ये मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कहाँ से है? आपकी एस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए, ये आपके 20 क्वेश्चंस थे। आप 100% कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और अगर आपने रेगुलर क्लासेस को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपकी कल से आपको हिस्ट्री प्लस में साइंस की क्लासेस, मुझे पता है साइंस की सिर्फ एक क्लास डाली है मैंने अभी, कल से हम साइंस की क्लासेस को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए थैंक यू।